अरे लड़कियों यार, तैयार हो भी जाओ। बाहर गाड़ी कब से खड़ी है और तुम सबकी थोपा थोपी ही खत्म नहीं हो रही। इतना मेकअप करके भी कौन सा तुम लोगों ने कतरीना कैफ बन जाना है? फिर क्यों इतना वक्त और पैसा जाया कर रही हो? अली ने कमरे के दरवाजे से अंदर झांकते अपनी जबान से फूल झरे तो इकरा और जारा ने एक साथ उसे देखा, जबकि हानिया अपने काम में मसरूफ रही। तुम्हें क्या तकलीफ है? खुद तो किसी भी जगह मुंह धोए बगैर चले जाते हो, कम से कम हमें तो तैयार होने दो। इकरा ने लिपस्टिक लगाते कहा तो अली ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। शेर मुंह नहीं धोया करते, उसने एक अदा से कहा तो जारा ने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। हाँ, शेर सिर्फ बकवास किया करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता होता। खैर, ये बैग्स गाड़ी में रखो, हम बस आ रहे हैं। जारा ने बेड पर रखे 2 बैग्स की तरफ इशारा किया तो अली ने उन्हें उठाते हुए अपनी इकलौती कजन हानिया को देखा, जो खामोशी से बैठी अपनी आंखों पर आई लाइनर लगाने की कोशिश कर रही थी। अली ने उसके पीछे आते एक नज़र उसे आईने में देखा। दराज कद, खुश रंग और लंबे सया बाल कांधों पर छोड़े वो यकीनन इस खानदान की सबसे हसीन लड़की थी। मगर हसीन होने के साथ साथ वो अच्छी खासी फोहड़ भी थी। तभी तो पिछले आधे घंटे से वो आईलाइनर नहीं लगा पाई थी। कितनी प्यारी लग रही हो माय डियर कजिन, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अली ने उसे देखने के बाद जानबूझकर उसे पीछे से हल्का सा धक्का मारते कहा तो हानिया का हाथ अपनी जगह से हिला और आईलाइनर चेहरे पर फैल गया। अली के बच्चे, ये क्या किया है तुमने? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सारी मेहनत जाया करवा दी है। इतनी मुश्किल से मेकअप किया था, अब सारा मुंह धोना पड़ेगा। जाहिल इंसान। हानिया ने गला फाड़कर पूरी कुव्वत से चीखते अपना जूता अली की तरफ फेंका, जो सीधा उसकी कमर पर जाकर लगा था। अब लग रही हो ना हसीनो जमील, हा हा हा। अली ने ढिठाई से हंसते उसके चेहरे की तरफ इशारा किया तो वो रोनी सूरत बनाए अपनी शक्ल देखने लगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुबह 4 बजे से मैं तैयार होना शुरू हुई थी, अब 7 बज गए हैं, लेकिन तुम जैसे फिरौन के होते हुए भला मेरी जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता है? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो दुख से धाड़ते हुए बोली तो अली ने मुंह पर हाथ रखते अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश की। चलो बच्चों, बाहर ड्राइवर कब से इंतजार कर रहा है, और अली बेटा, तुमने इनका खुसूसी ख्याल रखना है। हम सब तो मसरूफियत की वजह से जा नहीं सकते, लेकिन तुम इनके बड़े हो तो कोई शिकायत का मौका न देना और वहां पहुंचकर इत्तिला लाजमी करना। सकीना बेगम ने कमरे में दाखिल होते अली को तंबीह की तो वो सर हिला गया, जबकि हानिया गुस्से से उनके सामने आई। ये क्या ख्याल रखेगा चच्ची? देखें, इसने मेरे मुंह का क्या हशर किया है। ऐसे होते हैं कजिन्स? मुझे इसके साथ जाना ही नहीं है। आप बस चचा को बोलें कि वो भी हमारे साथ चलें या फिर बाबा को जगा दें। मुझे इस खबीस इंसान पर बिल्कुल एतबार नहीं है। हानिया ने अपना गुस्सा निकालते सकीना बेगम की हमदर्दी भी समेटनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हानि को तंग ना किया करो, फिर क्यों उसे छेड़ते हो? जाओ, गाड़ी में सारा सामान रखो और खबरदार, जो मरी जाकर तुमने ये हरकतें की, वहां तुमने इन तीनों का मुहाफिज बनकर रहना है, समझे? सकीना बेगम ने अली के कान खींचते उसे समझाया तो वो मुंह के जाविये बिगाड़ते बैग उठाकर बाहर निकल गया, जबकि उन्होंने प्यार से हानिया का चेहरा थामा। तुम्हें पता तो है बेटा कि तुम्हारे बाबा इन ट्रिप्स वगैरह को पसंद नहीं करते। बहुत मुश्किल से तुम लोगों के लिए इजाज़त मिली है, लेकिन अगर हम में से भी कोई तुम्हारे साथ चल देगा तो तुम्हारे बाबा बहुत नाराज़ होंगे। और चच्ची है ना अपनी बेटी के साथ, रोज़ कॉल कर लिया करना, और अगर अली ने ज़्यादा तंग किया तो मेरी तरफ से 1-2 लगा भी देना। तुम्हें खुली इजाज़त है। उन्होंने मोहब्बत से उसे समझाया तो वो परेशानी से दोबारा अपने चेहरे को देखने लगी। फिर पैर पटकते बाथरूम में घुसी और रगड़ रगड़ कर चेहरा धोने के बाद रोती हुई गाड़ी में आ बैठी। इकरा और जारा भी उसके साथ पीछे बैठ गई थी, जबकि अली ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर सवार होकर अपनी मुस्कुराहट दबाए शीशे से हानिया को देखने लगा, जो मेकअप उतारने के बाद ज्यादा अच्छी लग रही थी। कुछ देर के सफर के बाद वो मरी पहुंच गए थे। सर्दी होने के बायस हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, जिसे देखकर उन सबकी खुशी दोगुना हो गई। शुक्र है कि मैंने मरने से पहले ये जगह देख ली, वरना मैं अपने अरमान लिए ही फौत हो जाती। आसमान कितना प्यारा लग रहा है यार, और वो देखो, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है। गाड़ी से निकलते हानिया ने खुशी से चीखते पहले आसमान और फिर पहाड़ों की तरफ इशारा किया, जो दूर से बहुत पुरकशिश लग रहे थे। गरीब लोगों के गरीब अरमान। अरे भाई, मैं तो दोस्तों के साथ नारायण कागान और गिलगित भी घूम चुका हूँ, लेकिन तुम बस मरी देकर ऐसे खुश हो रही जैसे मरी नहीं थाईलैंड पहुंच गई हो। अली ने रंग में भंग डाला तो हानिया ने उसे घूरती निगाहों से देखा। तुम तो चुप ही रहो, हर जगह शोखियां मारने पहुंच जाते हो, और अगर इतना ही मसला है तो वापस चले जाओ, हम तीनों खुद ही घूम लेंगे। फजूल में बस हर जगह टांग अड़ानी होती है। उसने सुबह वाली बात का बदला लेते उसे झिड़क दिया।
उफ, अब तुम दोनों यहाँ भी लड़ना ना शुरू हो जाना। और अली, हमारा होटल कहाँ है? ये सामान वहाँ रखकर पहले नाश्ता करेंगे, फिर हम ये जगह अच्छे से देख सकेंगे, क्योंकि खाली पेट तो घूमने का भी मज़ा नहीं आता। ज़ारा ने उन दोनों को खामोश करवाते कहा तो हानिया ने अपना बैग अली के हाथ में पकड़ाया और वो सब होटल की तरफ चल दिए, जो 15 मिनट की मुसाफत पर था। अभी उन्हें चलते कुछ देर ही हुई थी कि कोई शख्स तेजी से भागते उनके सामने से आया और पूरी कुव्वत से हानिया के साथ टकराया, जिसके नतीजे में वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। ओए अंधे, नजर नहीं आता? आंखें हैं या टिच बटन जो इस तरह टकरे मार रहे हो? हानिया ने अपना घुटना पकड़ते अपनी जबान के जौहर दिखाए तो मुकाबिल, जो कि गालिबन बहुत तेजी में था, रुककर उसे देखने लगा। आई एम सॉरी मिस, मैं थोड़ी जल्दी में था इसलिए आपसे टकरा गया। आपको चोट तो नहीं लगी? हाथ दीजिए। उस शख्स ने शाइस्तगी से हाथ आगे करते पूछा तो हानिया ने उसे सरता पैर देखा। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस वो शख्स अपने चेहरे पर मर्दाना वजाहत लिए संजीदगी से उसे देख रहा था। जल्दी में होने का ये मतलब है कि तुम जहां लड़की देखोगे वहां फ़ायदा उठाना शुरू कर दोगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे लफंगों को। लड़की देखी नहीं कि अपनी असलियत दिखाने पहुंच जाते हो। पीछे रहो मेरी कज़न से। अली ने दरमियान में आते कदरे गुस्से से कहा तो उस शख्स ने पहली बार उस पर गौर किया। ये क्या बदतमीजी है? सिर्फ एक टक्कर लगने पर आप मेरे किरदार पर हमला कर रहे हैं। देखने में तो पढ़े लिखे खानदान से लगते हैं, लेकिन जबान से पता चल रहा है कि कितने जाहिल इंसान हैं आप। और मुझे कोई शौक नहीं है आपकी कज़न को उठाने का। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो भी गुस्से से कहते वापस पलट गया, जबकि हानिया खुद ही कपड़े झाड़ते उठ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब बकवास करने की? हर जगह बस बोलना शुरू हो जाते हो। सॉली कह तो रहा था, फिर भी तुमने उसे इतनी बातें सुना दी। हानिया की बजाय ज़ारा ने उसे टोका, जबकि हानिया की निगाहें अभी तक उस शख्स पर थीं जो अब दोबारा तेज़ी से भागते हुए कहीं जा रहा था। तुम चुप रहो, और आप मैडम, अगर आपके पाँव गिरने से टूट ना गए हों तो आगे चल लें। अली ने हानिया को देखते कहा तो वो मुंह बसोरकर उसके साथ चलने लगी। यार, हम तीनों एक ही कमरे में रहेंगे? होटल के कमरे में पहुंचकर हानिया ने अफसुर्दगी से पूछा तो अली ने उसका सामान बेड पर पटका। नहीं, तुम्हारे लिए अलग से महल तैयार करवाया जाएगा। जाहिर है तुम तीनों यहाँ ही रहोगी और मैं सामने वाले कमरे में। शुक्र करो कि इतनी भी जगह मिल रही है, वरना जितनी इमरजेंसी में बुकिंग करवाई थी इन्होंने हमें बाहर लॉबी में ही सुलाना था। इसने कहा तो वो तीनों लड़कियां आराम की नीयत से बैठ गईं। कमरे में ही कुछ मंगवा लें, खाकर फिर बाहर निकलेंगे। ज़ारा ने बेड से टेक लगाए पूछा तो अली मुस्कराया। जी मेरी प्यारी बहन, ये लोग हमारा ही तो इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग तशरीफ़ लाएं और ये हमारे कमरों में हमारी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएं। इंसानों की तरह नीचे चलो और कुछ खाकर बाहर निकलो। इसने ज़ारा की अकल ठिकाने लगानी चाहिए तो वो उसे घूरते हुए उठी और बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई। इकरा उठकर सामान अलमारी में रखने लगी तो यकदम उसकी चीख निकली। अलमारी में 2 मोटे चूहे सर जोड़े यूं बैठे थे जैसे किसी अहम काम को सरंजाम देने से पहले कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, मगर इकरा की दिलखराश चीख से उनकी बातों में भी खलल पैदा हुआ और वो अलमारी में ही इधर उधर दौड़ने लगे। चूहे, अली चूहे! इकरा की आवाज़ कमरे में गूंजी तो अली और हानिया दोनों उठे और अलमारी में झांकने के बाद हानिया भी चीख मारते बेड पर खड़ी हुई और अली को कंधों से पकड़कर अपनी ढाल बना लिया। दरवाज़ा बंद कर दो जल्दी, अली ने कहा, मगर इकरा बेड से उछलकर दूसरी तरफ आ गई। तुम खुद कर लो, तुम्हें अम्मी ने हमारी हिफाजत के लिए भेजा है ना, तो तुम इनको भगाओ। मैं चूहों के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। इकरा ने चीख कर कहा तो अली ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। हम तुम्हें चूहों के साथ अलमारी में नहीं सुला रहे, बस अलमारी बंद कर दो वरना ये बाहर निकल आएंगे। और क्या ज़रूरत थी अलमारी खोलने की? सामान ऐसे ही पड़ा रहता, हमने कौन सा यहाँ साल रहना था। अली ने डरते हुए इकरा को आगे करना चाहा तो वो रोते हुए पीछे खिसकी, जबकि हानिया ने मजबूती से अली के कंधों को पकड़ रखा था। तुम मर्द हो, तुम आगे जाकर अलमारी बंद कर दो प्लीज़, हानिया ने खौफजदा से लहजे में कहा तो अली ने मुड़कर उसे देखा। वाह वाह, ये सही है, जब कोई मुश्किल आए तो मर्दों को आगे कर दो। यार, मुझे भी चूहों से इतना ही डर लगता है जितना तुम लोगों को। मैं मर्द हूँ, कोई सुपर ह्यूमन नहीं। वो बोला तो हानिया ने उसे जोर से धक्का दिया कि वो मुंह के बल सामने वाले बेड पर गिरा। इसकी यूं गिरने से चूहे अपनी अहम मीटिंग छोड़कर अलमारी से छलांग लगाते नीचे उतरे और कमरे में तेजी से दौड़ने लगे। हाय अम्मी जी, बचाओ, कोई बचा ले मुझे, ये मेरी तरफ ही क्यों आ रहे हैं? अली, मुझे बचाओ यार। हानिया घबराकर बेड से उतरकर दीवार से लगी तो दोनों चूहों ने उसकी तरफ दौड़ लगाई, जिसके नतीजे में हानिया ने बुलंद आवाज से रोते अली को पुकारा। ज़ारा भी शोर सुनकर बाथरूम से निकली और कमरे को मैदान जंग बना देखकर वो सोफे पर चढ़ी। मैं क्यों बचाऊं?
तुमने मुझे धक्का दिया इसलिए ये बाहर निकले, वरना सुकून से बेचारे अंदर बैठे थे। खुद ही भगाओ अब इन्हें। अली ने हाथ उठा लिए तो हानिया ने दीवार को गले लगाते ऊंची आवाज से चीखना शुरू किया और तभी कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सबने एक साथ उसे देखा। ये वही शख्स था जो कुछ देर पहले हानिया से टकराया था। इस शख्स ने भवें उठाए एक नज़र सब नुफूस पर डाली, फिर फर्श पर दौड़ते चूहों को देखा जिनका शायद हानिया पर दिल आ गया था, इसीलिए वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। व्हाट नॉनसेंस! इंसान अपना नहीं तो साथ रहने वालों का ही थोड़ा ख्याल रख लेता है। मैं इतनी अहम कॉल पर था और आप सबने ये जंगलीपन शुरू कर दिया है। चूहों से इतना ही डर लगता था तो यहाँ आए क्यों? ये कमरा तो वैसे भी बंद ही रहता है। इस शख्स ने सख्ती से कहा तो हानिया ने उसे देखा, जबकि अली भी उसे ही घूर रहा था। क्या मतलब? मुझे बचा लें, ये चूहे मुझे मार देंगे, मुझे बचा लें प्लीज़। हानिया ने इल्तिजा की तो वो शख्स चंद कदम उठाते इसके करीब आया और चूहों को पाँव से पीछे करते उसने हानिया को अपनी तरफ खींचा तो वो इसके सीने से आ लगी। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ था कि वो कुछ समझ नहीं सकी और इसके साथ लगे बच्चों की तरह रोने लगी, जबकि वो शख्स अपने दिल की धड़कन को बेकाबू होते महसूस कर सकता था। इधर आओ हानी। इसे यूं किसी अजनबी के सीने से लगा देखकर अली के अंदर आग लगी तो उसने हानिया को अपनी तरफ खींचते कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, मगर हानिया ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। दफ़ा हो जाओ तुम, जब मैं मदद के लिए बुला रही थी तब तो बुज़दिल बने रहे और अब बहादुर बन रहे हो, दूर रहो मुझसे। वो गुस्से से बोलते कमरे से निकली तो इकरा और ज़ारा भी भागकर बाहर निकल गईं। अब मंजर ये था कि वो चारों दरवाजे पर खड़े थे और वो आदमी कमरे में चूहों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही बहादुर था, इसलिए उसने अलमारी का जायज़ा लेते उसमें पड़ा एक खाली शॉपर उठाया और चूहों को बारी बारी दुम से पकड़कर उस शॉपर में डालकर गिरा लगाई और एक सख्त निगाह इन चारों पर डालकर कमरे से निकला और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते होटल की इंतज़ामिया के पास चला गया, जबकि वो चारों हैरत से मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे। ये इंसान नहीं है, कोई इंसान इस तरह चूहे नहीं पकड़ता। ये यकीनन कोई जिन है और ये चूहे भी शायद जिन हों जो अपनी शक्ल बदलकर हमें तंग करने के लिए यहाँ छुपे हों। वो कह रहा था ना कि ये कमरा बंद रहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शायद यहाँ किसी आसेब का साया है। मुझे यहाँ नहीं रहना, हानिया ने अपने तेज दिमाग पर जोर डालते कहा तो वो तीनों भी घबराकर अंदर देखने लगे, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि वो अंदर चला जाए। तभी वो शख्स अपने साथ इंतजामिया को लिए ऊपर आया। वी आर रियली सॉरी, असल में होटल के सारे कमरे बुक हो चुके थे जब आपका फ़ोन आया और ये कमरा बंद रहता है क्योंकि इसके बारे में कुछ फजूल सी बातें मशहूर हैं। हालांकि इनमें कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी हम इसे सबकी सहूलत के लिए बंद रखते हैं, मगर आपके इसरार पर हमें ये खोलना पड़ा और शायद ठीक से सफाई नहीं हुई, इसीलिए आपको जहमत हुई। आप फिक्र ना करें, हम अभी दोबारा इसकी सफाई करवा देते हैं। होटल के मैनेजर ने माजरत की तो सबने खौफ से कमरे को देखा। नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें जिन भूतों से बहुत डर लगता है, हम चारों एक ही कमरे में रह लेंगे, आप बस ये कमरा दोबारा बंद करवा दें। अली ने कहा तो मैनेजर ने सर हिलाया और फिर खुद उनका सामान बाहर निकालकर कमरे को ताला लगा दिया। लेकिन सर, एक बात बताता चलूं, इन सब को देखते मैनेजर ने शायद किसी बड़े राज से पर्दा उठाना चाहा तो वो चारों गौर से उसे देखने लगे। ये सामने वाला कमरा भी बंद ही रहता था, लेकिन आप परेशान न हो, इसकी सफाई बहुत अच्छी करवाई है, यहाँ चूहे नहीं होंगे, मैनेजर ने कहा तो इन सब की चीखें निकली, जबकि वो शख्स मैनेजर के पीछे खड़ा ज़ेरे लब मुस्कुराया था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सारा होटल ही आसेबज़दा है? पहले बता देते, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं आपके खिलाफ शिकायत करूँगा, अली ने डरते हुए कदरे गुस्से से कहा, जबकि हानिया आंखें निकालकर पीछे खड़े शख्स को ही देखे जा रही थी। ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई आसीब नहीं, बस कुछ लोगों ने खामखा की बातें इन दो कमरों से मुंसलिक कर दी हैं, लेकिन इसमें कुछ हकीकत नहीं है। मैनेजर ने समझाना चाहा तो हानिया ने पीछे की तरफ इशारा किया। ये आदमी आपको नजर आ रहा है? उसने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर समेत उस शख्स ने भी हैरत से उसे देखा, जैसे उसकी अकल पर मातम कर रहे हों। जी मैम, ये डॉक्टर शायान हैं, ये भी साथ वाले कमरे में ही रहते हैं और इनके होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पिछले 2 माह से यहाँ ही हैं, मैनेजर ने बताया तो सब ने थूक निगलते एक दूसरे को देखा। 2 माह से? क्यों? उन्हें अब भी शायान से खौफ महसूस हो रहा था। ये बताना ज़रूरी नहीं है, और अगर आप मुझे कोई जिन भूत समझ रही हैं तो शौक से समझें, क्योंकि अकल की तो वैसे ही अच्छी खासी कमी है आप में। अब की बार मैनेजर की बजाय खुद शायान ने हानिया को देखते जवाब दिया। तो आप कौन सा बहुत अक्लमंद है? जैसे आपने चूहों को पकड़ा है, साफ नज़र आ रहा था कि आप साइको हैं, वरना कोई नॉर्मल इंसान इतना पागल नहीं हो सकता कि इतने मोटे चूहों को ऐसे पकड़े, वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। चूहे जितने भी मोटे सही, लेकिन आपकी अकल से मोटे नहीं थे मोहतरमा, और साइको मैं नहीं, आप सब हैं। 2 चूहों से ऐसे डर रहे थे जैसे किसी मुखालिफ मुल्क ने मिसाइलों समेत हमला कर दिया हो।
शायान ने पहले हानिया को हकीकत से रोशनास करवाते, फिर बाकी सबको भी आईना दिखाया। आप हम पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, समझे? अली ने अपनी जुबान खोली तो शायान ने दिलचस्पी से उसे देखते अपने सीने पर हाथ बांधे। आप वही हैं ना जो अपनी बहनों की हिफाजत करने की बजाय खुद डर कर चीखे मार रहे थे? आपने तो बुज़दिली में औरतों को भी मात दे दी है। खैर, मुझे आप सबके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि आप सब ने मेरा दिन बर्बाद कर दिया है। वो नखवत से बोला तो अली ने शर्मिंदा होते नज़रें फेर लीं। हाँ, तो हमारे घर में चूहे नहीं होते, इसलिए मुझे चूहे पकड़ना नहीं आता, लेकिन आप काफ़ी तजर्बाकार लग रहे थे। शायद आपका रहन सहन इन्हीं चूहों के साथ होता है, इसीलिए आपको चूहे पकड़ने आते हैं। अली ने अब अपने सर से बुज़दिली का इल्ज़ाम उतारने के लिए शायान का मजाक उड़ाया, तो वो हंस दिया। जी, आप जैसे चूहों से रोज़ पाला पड़ता है मेरा, और मैं उनकी अकल भी ठिकाने लगाना जानता हूँ, इसीलिए अब मुंह बंद करके अपना अपना काम करें। वो कहकर अपने कमरे में जाने लगा तो हानिया उसके सामने आई। आप मेरे कज़िन की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। अभी के अभी मुआफ़ी मांगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपस में जितनी मर्जी लड़ाई कर लें, मगर अली उसका क्राइम पार्टनर था। वो उसकी बेइज्जती वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं इनसे मुआफ़ी मांगूं? दिमाग सेट है आपका? खुद तो दीवार से चिपक कर खड़ी थी, मैं न पहुंचता तो वहां ही ताक़यामत लटकी रहती। बजाय इसके कि आप मेरी शुक्रगुजार हूं, मुझे इस बुज़दिल से मुआफ़ी मांगने का कह रही हैं। पता नहीं शायान को बुरा क्यों लगा था। इसकी बात पर हानिया ने अली को खा जाने वाली नज़रों से देखा। हाँ, तो आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। आप ना भी आते तो हम बच ही जाते। वैसे भी हमें चूहों से अब इतना भी डर नहीं लगता, बस उनकी सेहत थोड़ी अच्छी थी, वरना हम खुद ही उनसे निपट लेते। उसने शेखी बिगाड़ते कहा तो शायान ने सर को ज़रा सा खम दिया। जी बिल्कुल, आप सब बहुत बहादुर हैं। अखबार में फ़ोटो आनी चाहिए आप सबकी, और नीचे लिखा होना चाहिए 4 इडियट्स। वो इन सब का मजाक उड़ाते बोला, जबकि मैनेजर इनकी लड़ाई देखकर परेशान हो रहा था। और साथ आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, जिसके नीचे लिखा हो मिस्टर साइको। हानिया ने कमर पर हाथ बांधते उसी के अंदाज में कहा तो सबका कहकहा बुलंद हुआ, जबकि शायान के दिमाग की नसें वाज़े हुईं। मैं तुम्हें, गुस्से से शहादत की उंगली उठाते उसने पहली बार आवाज़ बुलंद की तो हानिया खौफ से चंद कदम पीछे खिसकी। फिर शायान ने सर झुकाकर अपने गुस्से पर काबू पाया और अपने कमरे में दाखिल होते ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि वो चारों आपस में सरगोशियां करते अब एक ही कमरे में अपना सामान रख चुके थे। तुम्हारी वजह से इतनी जलालत हुई है। क्या होता अगर थोड़ी मर्दानगी दिखा लेते? ना कि कटवा दिए तुमने हमारी। कुछ देर बाद वो खाना खाकर होटल से निकल आए तो हानिया ने अली के कंधे पर मुक्का मारते उसका सोया हुआ ज़मीर जगाना चाहा। तुम भी थोड़ी जनानगी दिखा लेती और इस फजूल से डॉक्टर से ना चिमटती। अली ने उसी के अंदाज में कहा। जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वो डॉक्टर था बहुत बहादुर, वरना कौन इतने आराम से चूहे पकड़ता है। मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ उससे। इकरा ने लुकमा दिया तो सबने एक साथ उसे देखा। अगर इस जैसे लफंगे से इम्प्रेस हुई तो हम तुम्हें अपने खानदान से आग कर देंगे। ज़ारा ने उसे कोहनी मारते धमकी दी तो हानिया हंसने लगी। हाँ, और मैं तुम्हें दोस्ती से तलाक दे दूंगी, क्योंकि मेरे साथ किसी गद्दार का कोई काम नहीं है, उसने खास अदा से कहा तो सब हंसने लगे। और फिर जैसे ही हानिया की नज़र सामने दुकान पर नजर आते गोल्डन रंग के ताज पर पड़ी तो वो उसकी तरफ भागी। वो तीनों भी उसके पीछे आ गए थे। ये क्राउन कितना प्यारा है, मेरे सर पर कैसा लगेगा? हानिया ने बच्चों की तरह खुश होते वो क्रिस्टल का क्राउन उठाया और सर पर रखा तो उसके हुस्न को 4 चांद लग गए। वाओ, ये बहुत प्यारा लग रहा है तुम पर, ऐसे लगता है कि तुम्हारे लिए ही बना है। इकरा और ज़ारा ने सच्चे दिल से उसकी तारीफ की तो हानिया ने मिस्कीन सूरत बनाते अली को देखा, क्योंकि कीमत तो उसे ही अदा करनी थी। ये ले दो प्लीज़, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? उसने क्राउन सर पर सजाए अली के सामने आते पूछा। तुम्हारी फजूल खर्ची के लिए नहीं है, पहले ही ये सारा ट्रिप मेरे खर्चे पर हो रहा है, इसलिए अब शराफत से ये वापस रख दो, वरना आज ही वापस ले जाऊंगा। अली ने कंजूसी से काम लेते उसे डांटा तो वो मुंह बिगाड़कर उसे देखने लगी, फिर दुकानदार की तरफ पलटी। भाई, ये क्राउन कितने का है? उसकी आंखों में रोशनियां बिखरी थीं, जैसे वो इस क्राउन को हर सूरत हासिल करना चाहती हो। 7,000, दुकानदार ने कहा। तो अली ने कानों को हाथ लगाए। कुछ खुदा का खौफ करे भाई, ये जरा सी चीज़ 7,000 की? आप यहाँ चीज़ें बेच रहे हैं या लोगों को लूट रहे हैं? अली ने कहते हुए खुद ही हानिया के सर से क्राउन उतारकर वापस रखा। ये क्रिस्टल का बना है और हमारे पास आखिरी पीस ही बचा है, आपको 6,500 का दे देता हूँ, इससे 1 रुपया कम नहीं होगा, दुकानदार ने कहा। तो हानिया ने अली की तरफ देखते मिन्नत की, मगर वो नफ़ी में सर हिलाते उसे पकड़कर दुकान से दूर ले गया। यार, ये क्राउन तुमने कौन सा रोज़ पहनना है? कोई ऐसी चीज़ ले लो जो सस्ती हो और रोज़ पहन भी सको, उसने हानिया की आंखों में आंसू देखते कहा। तो वो मुड़कर उसी क्राउन को देखती रही। मसलन? ज़ारा ने पूछा। मसलन जराबे वगैरह? जराबे ले दूँ तुम्हें? अली ने शरारत से पूछा। तो हानिया ने उसके बाल जोर से दबोचकर पूरी कुव्वत से खींचे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम हो ही कंजूस,
मुझे पता है तुम्हारे पास पूरे 50,000 रुपए हैं। चच्ची ने तुम्हें दिए थे, लेकिन तुम मुझ पर कुछ खर्च ही नहीं करना चाहते। एक नंबर के कंजूस इंसान हो तुम। वो गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत से बोली तो अली ने अपने बाल उससे छुड़वाए। यार ये फजूल खर्ची है, इंसान कोई ज़रूरत की चीज़ लेता है, वो बोला तो हानिया नाराज़गी से आगे चलने लगी। ये फजूल खर्ची नहीं, मेरी ख्वाहिश थी। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं उनसे कहती, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो ऐसा क्राउन मिल जाएगा मुझे। वो रोते हुए खुद से ही बोली, मगर वो तीनों उसकी सरगोशी सुन सकते थे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अली भागकर वापस दुकान की तरफ गया कि वो अपनी कजिन को रुलाना नहीं चाहता था। अली, हानिया ने खुशी से आंसू साफ करते उसे पुकारा, मगर वो अगले ही लम्हे मायूस होकर वापस पलट आया। वो सेल हो गया है, इतनी जल्दी पता नहीं किसने खरीद लिया, वो बोला तो हानिया मुंह फेरते पांव पटक कर चलने लगी, जबकि ज़ारा और इकरा दोनों अब अली को घूर रही थीं। उस रोज वो सिर्फ 2 घंटे वॉक करके ही वापस आ गए थे, क्योंकि हानिया किसी से बात नहीं कर रही थी। रात को जब वो कमरे में पहुंचे तो अली को नीचे कपड़ा डालकर कंबल दे दिया गया और वो तीनों बेड पर सोने के लिए लेट गईं। यार प्लीज राजी हो जाओ, मैं तुम्हें वैसा कोई और क्राउन ले दूंगा, लेकिन ऐसे नाराज ना रहो, हमें तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आएगा। अली ने उसे मनाने की आखिरी कोशिश की। मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम मुझसे बात मत करो, वो गुस्से से कहकर लेट गई जब उनके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने बेदिली से उठते दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। हाँ, मगर दरवाजे के पास एक डब्बा पैक हुआ पड़ा था। वो हैरत से इर्द गिर्द नजर डालते डब्बा अंदर ले आया। पता नहीं कौन ये बॉक्स यहाँ रख गया है, शायद कोई गिफ्ट है, लेकिन हमें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं, फिर कौन भेज सकता है। उसने डब्बे को उलट पुलट कर देखते हुए कहा तो हानिया यकदम कंबल दूर फेंकते उठी। इसे मत खोलना, बाहर फेंकाओ इसे। मैं तुम लोगों से कह रही थी ना कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन तुम सब मुझे बेवकूफ़ समझते हो। मेरी मानो तो हमें कल सुबह ही किसी और होटल में चले जाना चाहिए, वरना ये जिन हमें चिमट जाएंगे। उसने खौफ से कहते अली को डब्बा बाहर फेंकने का कहा। पागल तो नहीं हो गई? कौन से जिन भला तोहफे भेजते हैं? ज़ारा ने उसके सर पर चपत लगाते पूछा। हो सकता है कि इसके अंदर किसी का कटा हुआ सर या हाथ पड़ा हो। फिल्मों में देखा नहीं कि जिन कटा हुआ सर भेजकर सबको डराते हैं। हाय अल्लाह, कहीं ये जिन बारी बारी सब होटल वालों को मार तो नहीं देगा। शायद अब अगली बारी हमारी है, इसीलिए तो हमें ये कटा हुआ सर भेजा है। वो बेड से चीख मार कर उतरते बाकी सबको भी डरा रही थी। इसकी बात पर जहां अली ने डर कर वो डब्बा दूर फेंका था, वहीं ज़ारा और इकरा भी कंबल में मुंह देकर छुप गईं। अब क्या करें, मैनेजर को बताते हैं, अली ने कहा और फिर बाहर भागा तो वो तीनों भी कमरे से बाहर आ गईं कि कहीं वो नामालूम जिन उन्हें ही ना चिमट जाए। थोड़ी ही देर बाद मैनेजर ऊपर आया और उस डबले को उठाकर देखने लगा। इसमें कटा हुआ सर है, आप हमें हमारे पैसे वापस करें, क्योंकि हम इस भूत बंगले में मजीद नहीं रह सकते। हानिया ने खौफ के जेरे असर कहा तो साथ वाले कमरे से शायान दरवाज़ा खोलकर निकला। क्या परेशानी है, क्यों शोर मचाया हुआ है? ये वक्त शरीफ लोगों के सोने का है, लेकिन तुम सबको क्यों शर्माएगी? एक से बढ़कर एक फारिग है। शायान ने उन सब पर सख्त निगाह डालते उन्हें डांटा तो मैनेजर ने मदद तलब निगाहों से शायान को देखा। देखे ना सर, इन्हें अपने कमरे के दरवाजे से ये बॉक्स मिला है और ये कह रहे हैं कि इसमें कटा हुआ सर पड़ा है। मैं क्या करूं अब? इनके साथ कोई बड़ा भी नहीं है कि जिससे कोई काम की बात की जा सके। ये सब इम्मैच्योर और कम अक्ल हैं। मेरी कुछ मदद करें, वरना बाकी लोग भी डर जाएंगे और ये हमारे होटल की रेपुटेशन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैनेजर ने उन चारों की हरकतों से आजिज आते शायान से शिकायत की तो उसने पूरी आंखें फाड़े उन सबको देखा। कटा हुआ सर? सीरियसली? इसमें कटा हुआ सर नहीं, बल्कि तुम चारों के जंग आलू दिमाग स्टोर किए हुए हैं, जो शायद हमारे जिन साहब ने आपको वापस भेज दिए कि इनसे जंग उतारकर इस्तेमाल में लाया जाए। शायान ने गुस्से से कहते उनकी इज्जत अफजाई की, फिर मैनेजर से डब्बा लेकर किसी और की बजाय हानिया के हाथ पर रखा। खोलो इसे, उसने हुक्माना अंदाज में कहा तो हानिया ने खौफ से नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा खोलो, वरना तुम्हारा सर उतरवाकर इसमें पैक करवा दूंगा। वो धाड़ा तो हानिया ने लरसते हाथों से डब्बा खोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो कागज उतार रही थी वैसे वैसे उन तीनों के दिल रुक रहे थे और शायान सीने पर हाथ बांधे डब्बे की बजाय मुसलसल हानिया के खौफजदा चेहरे को देख रहा था। वो शायद इस दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा था। जल्दी करो, सुबह तक खोलोगी क्या? उसके चेहरे पर ही गौर करते शायान ने सख्ती से कहा तो हानिया ने रोनी शक्ल बनाते उसे देखा। फिर जैसे ही उसने डब्बा खोला तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। इसमें कोई कटा सर या हाथ नहीं, बल्कि वो क्रिस्टल क्राउन था जो आज शाम हानिया को बाजार में पसंद आया था। वाह, ये किसने भेजा? खुशी से उछलते हानिया ने क्राउन निकालकर अपने सर पर सजाया तो शायान उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब दोबारा वो रोशनियां फैल गई थीं जो क्राउन ना हासिल कर सकने पर बुझ गई थीं। लेकिन ये कौन भेज सकता है? किसको पता चला कि तुम्हें ये चाहिए था? अली ने मशकूक लहजे में पूछा। पता नहीं, लेकिन जिसने भी भेजा है अल्लाह करे उसे ढेर सारे पैसे मिले और अच्छी सी बीवी और ढेर सारे क्यूट क्यूट बच्चे भी मिले। हाय, मैं कितनी खुश हूँ। कैसा लग रहा है?
वो खुशी से हसीन दुआएं देते गोल घूमते हुए इकरा और ज़ारा से पूछ रही थी, जबकि शायान ने मुस्कुराहट छुपाते वापस कमरे में जाना चाहा। 1 मिनट रुको, ये क्राउन तुमने यहाँ रखा है ना? मेरी कजिन पर तुम्हारी नजर है ना? झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी खराब नीयत पहचान सकता हूँ। अली ने उसे आवाज देते रोका तो वो पलटा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम्हारी कजिन के लिए तोहफे खरीदूं। मैं यहाँ हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, सुबह शाम मसरूफ होता हूँ। तुम लोगों की तरह सैरो तफरी के लिए नहीं आया, और आइंदा अगर ऐसी बात की तो मैं लिहाज नहीं रखूंगा। वो सख्त अंदाज में अली को जवाब देकर अपने कमरे में चला गया, जबकि वो चारों भी मैनेजर से माजरत करके अपने कमरे में आ गए, जहां अली गुस्से में पूरी रात कुछ सोच रहा था और हानिया ताज मिलने की खुशी में सो ही ना सकी। अगली सुबह वो नाश्ता करके पहाड़ों की तरफ आ गए, जहां बर्फ पड़ी हुई थी। वो चारों एक दूसरे को बर्फ के गोले मारते हुए पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ये मेरा बैग तुम पकड़ लो अली, मेरे से नहीं उठाया जा रहा, मैं गिर जाऊंगी। हानिया ने थक कर अली से कहा, जो पता नहीं रात से मुंह फुलाए क्यों बैठा था। मुझे नहीं पकड़ना, और अगर इतनी थक गई हो तो वापस होटल चली जाओ, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग खाना छोड़ दो। वो तलखी से बोला तो हानिया की आंखें नम होने लगी। तुम मुझ पर क्यों चीख रहे हो? अब अगर किसी ने मुझे तोहफा भेज दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों हर्ट कर रहे हो? वो रो देने को थी। हर्ट? मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? बस छोड़ ही दो, तुमसे बात करना ही फजूल है। वो तुर्शी से बोला। मैंने अम्मी को फ़ोन करके तुम्हारी बदतमीजियों की शिकायत लगानी है। क्यों तंग कर रहे हो हानि को? उसके आंसू नहीं नजर आ रहे तुम्हें? इकरा ने अली को टोका, मगर वो कोई जवाब दिए बिना ऊपर चढ़ता रहा। मगर तभी हानिया का पैर फिसला और वो अपना तवाज़ुन न बरकरार रख सकी और लड़खड़ाते हुए पहाड़ से नीचे गिरने लगी। आह! उसने एक दिल खराश चीख मारी और बर्फ पर नीचे को फिसलती चली गई। जब नीचे पड़ते पत्थर पर उसका सर टकराया और सफ़ेद बर्फ उसके सुर्ख खून से भर गई। हानी, हानी! वो तीनों उसे पुकारते नीचे की तरफ बढ़े, मगर उनके पहुंचने से पहले ही शायान वहां पहुंच गया, जो नीचे ही खड़ा था। हानिया! उसने नरमी से हानिया को थामते हुए पुकारा, मगर उसने पलकें झपकाते एक नज़र शायान पर डाली, जो उसके चेहरे पर झुका इंतहाई फिक्रमंद था। फिर वो होशो खरत से बेगाना होकर शायान की बाहों में झूल गई। ओ गॉड, इसका तो बहुत खून बह गया है। शायान ने उसके सर पर हाथ रखते खून को रोकने की कोशिश की, फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी पेशानी पर बांधने लगा। इतने में वो तीनों भी पहाड़ से नीचे उतर आए। ओए, दूर आओ तुम! अली ने हानिया को शायान की बाहों में देखकर कहा, तो इकरा ने उसका हाथ पकड़ते उसे हाथापाई से रोका। वो डॉक्टर है, उसे इलाज करने दो। इकरा ने उसे समझाया तो शायान ने गुस्सीली निगाह अली पर डाली, फिर हानिया को उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे हम नहीं बल्कि वो हानि का कज़न हो। छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे, अली ने उसके पीछे भागते गुस्से से कहा। अपनी बकवास बंद करो। हानि तुमसे कह रही थी कि उसका बैग पकड़ लो। अगर तुम लड़ने की बजाय उसकी मदद कर देते तो वो यूं ना गिरती। अगर उसे कुछ हुआ तो सारा कसूर तुम्हारा होगा। ज़ारा ने उसे आईना दिखाया, मगर वो कहाँ असर लेने वाला था। मेरा क्या कसूर है? मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद अपनी ज़बान चलाते हुए गिरी है। और ख़बरदार जो तुम दोनों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। तुम दोनों मेरी बहनें हो या हानि की? अली ने उन दोनों को अपने साथ मिलाना चाहा तो इकरा ने अफसोस से उसे देखा। किस कदर खुदगर्ज हो तुम! हानि चूहों से डर रही थी तो तुमने उसे बचाने की बजाय आगे कर दिया। उसे क्राउन चाहिए था तो तुमने उसे डांट दिया। उसने तुमसे बैग उठाने का कहा तो तुमने उससे लड़ाई की, और अब जब वो गिर गई है तो तुम्हें उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी फ़िक्र है। इस सब के बावजूद तुम ये समझते हो कि हानि की शादी तुमसे होनी चाहिए। क्यों उस पर हक जताते हो जब उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी ज़रा सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? इकरा ने रुककर उसे भी अपने साथ रोकते हुए पूछा तो वो सर झटक गया। वो सिर्फ मेरी है और मैं इसीलिए हक जताता हूँ। बाकी बात रही लड़ाइयों की तो वो बस शुगल होता है, और हानि की ज़िंदगी की मुझे बहुत फिक्र है, इसलिए फजूल बोलना बंद करो और मेरे पीछे आओ। वो कहकर तेजी से भागा तो ज़ारा और इकरा ने एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों घर का नंबर मिलाने लगी। अस्पताल अभी मुकम्मल तामीर नहीं हुआ था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसमें सारी मशीनरी और अद्वियात मौजूद थीं। शायान ने हानिया का जख्म साफ करके पट्टी करते उसे ड्रिप लगाई और कमरे से निकलने लगा तो उसकी कानों में हानिया की आवाज़ पड़ी। पानी! वो बोली तो शायान ने पलटकर उसे देखा, फिर मेज़ से पानी का ग्लास उठाकर उसे ज़रा सा सहारा देकर बिठाया और ग्लास उसे थमा दिया। मुझे क्या हुआ है? मैं कहाँ हूँ? पानी के 2 घूंट भरते उसने इर्द गिर्द देखते घबरा कर पूछा। तुमने पहाड़ से छलांग लगा दी थी, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल में हो। वैसे क्या ज़रूरत थी तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने की, जब तुम में हिम्मत नहीं है?
शायान ने बताते हुए उससे पूछा तो उसे सारा वाकया याद आ गया। मैंने अली को कहा भी था कि मेरा बैग पकड़ ले, वो सब आगे थे और मैं पीछे। वो तीनों हमेशा मुझे ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी अम्मी जिंदा है और उनके बाबा उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरी तो अम्मी भी नहीं है और बाबा के पास मेरे लिए इतना वक्त भी नहीं होता कि वो मेरा हाल ही पूछ लें। मैं लावारिस हूँ और लावारिसों के साथ यही होता है। वो तकलीफ़ की शिद्दत से खुद तरसी का शिकार होकर रोने लगी तो शायान ने उसके सामने बैठते नरमी से उसका हाथ पकड़ा। आप मुझे हाथ ना लगाएं वरना मैं सबको बुला। वो शायान से डरकर बोली तो शायान ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाया। अब अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो चूहों वाले कमरे में बंद कर दूंगा। फिर अगर उन्होंने तुम्हारे साथ डांस शुरू कर दिया तो मुझे मदद के लिए ना बुलाना, क्योंकि तुम्हारा कज़िन तो तुमसे भी ज़्यादा डरपोक है। उसने हानिया का हाथ सहलाते कहा तो वो उसकी जसारत पर अपने सर की तकलीफ भूलते हैरत से उसके मजबूत हाथ को देखती रही। वो उसे हैरान कर रहा था। आप मेरे कज़न को बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं? वो जैसा भी है मुझे बहुत अजीज़ है। और आप? हाथ छोड़े मेरा। उसने अली का दिफा करते अपना हाथ शायान की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा तो उसने मज़ीद मजबूती से उसे थाम लिया। फिर धीरे से मुस्कुराकर हानिया को देखने लगा। तुम अपने कज़न को पसंद करती हो? वो किसी अनजाने से एहसास के तहत पूछ रहा था। हानिया ने नासमझी से सर इस बात में हिलाया। हाँ, वो मेरा कज़न है और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बिला की नासमझ थी। उसकी बात पर शायान ने उसकी आंखों में आंखें डाली। मेरा मतलब है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, वो मोहब्बत जो लड़का लड़की आपस में करते हैं, जिसकी बात शादी होती है। तुम दोनों के दरमियान कुछ ऐसा तो नहीं है? उसने अपनी तसल्ली करनी चाही तो हानिया ने पूरी आंखें खोलते गुस्से से उसे देखा, फिर उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींचकर अपने मुंह पर रख लिया। आपको शर्म नहीं आती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? वो मेरे भाइयों जैसा है और जैसा प्यार बहन भाइयों में होना चाहिए वैसा ही हमारे दरमियान है। लेकिन आप होते कौन हैं ये सब पूछने वाले? बहुत ही घटिया और नीच इंसान हैं आप। वो अपनी तबीयत खराबी को यकसर नज़रअंदाज किए गुस्से से बोलते उठने की कोशिश करने लगी, मगर फिर चक्कर आने कर वो लड़खड़ाई तो शायान ने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ बिठाया। मैं जैसा भी इंसान हूँ हानिया, लेकिन तुम्हारा कज़िन तुम्हारे लिए ये राय नहीं रखता जो तुम उसके लिए रखती हो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जुनूनियत देखी है, जैसे वो हर उस चीज़ से लड़ जाएगा जो तुम्हें उससे दूर करेगी। शायद ये मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे लिए जुनूनी ज़रूर है। इससे दूर रहा करो, इसे खुद को हाथ मत लगाने दिया करो और बात बात पर इसे थप्पड़ मत मारा करो। इसे अभी से ये एहसास दिला दो कि तुम उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचती, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। वो हर मुश्किल में तुम्हें अकेला छोड़ देता है। इसे अपना हमसफ़र मत बनाना। शायान अब हल्की सी आवाज़ में उसे समझा रहा था, जबकि हानिया ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आप होते कौन हैं मुझे नसीहतें करने वाले? मैं आपकी ग़ुलाम नहीं हूँ जो आपकी सारी बातें मानूं। और ख़ुद भी तो मेरा हाथ पकड़ा है आपने। फिर अली से क्या मसला है आपको? वो अभी तक शायान की दिली कैफियत समझ न पा रही थी। उसकी बात पर शायान ने दोबारा उसका हाथ थामकर अपने सीने पर रखा। मुझे ये मसला है कि मुझसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अजीब सी तकलीफ़ होती है मुझे जब भी मैं अली को तुम्हारे साथ देखता हूँ। मुझे वो सख्त नापसंद है। और तुम हानिया? वो अपना हाथ अपने धड़कते दिल पर रखे हल्का सा मुस्कुराया, जबकि हानिया हैरत का मुजस्समा बनी उसे सुन रही थी। वो यकीनन पागल हो चुका था जो उससे इस किस्म की बातें कर रहा था। तुम मेरी कुल कायनात बनने लगी हो। पता है उस दिन जब तुम चूहों से डरकर मेरे सीने से आ लगी थी, पूरी रात सो नहीं पाया था मैं। बेचैनी से करवटें बदलते बस तुम्हें सोचता रहा। तुम्हारी इस हरकत ने मेरे दिल के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर दी थी कि मैं चाह कर भी खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं सका। मैं यहाँ हॉस्पिटल बनवाने आया हूँ, लेकिन जब से तुम यहाँ आई हो मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि कुछ खा भी नहीं पा रहा। ये क्या हो गया है मुझे? क्या तुम मेरी इस कैफियत को कोई नाम दे सकती हो? शायान ने जज्ब से कहते उसकी आंखों में देखकर सवाल किया, तो वो सांस रोक के उसके वजीहे चेहरे को देखती रही। ऐसे मत देखो, मैं तुम पर अपना दिल तो हार ही चुका हूँ, अब जिंदगी नहीं हारना चाहता। वो मुस्कुराते हुए बोला तो हानिया ने बेख्तियार नज़रें झुका लीं, मगर तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ारा, इक़रा और अली बाहर खड़े दिखाई दिए। दरवाज़ा अली ने खोला था, जो शायान को हानिया के इतना करीब देखकर भड़क गया। कमीने, घटिया इंसान, तो अपने मरीजों के इलाज के बहाने उनके साथ ऐसी हरकतें करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कज़न को हाथ लगाने की? वो यकदम शायान का गरेबान पकड़ते उसके चेहरे पर घूंसे मारने लगा तो हानिया तड़प कर खड़ी हुई। अली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो इसे।
वो बोली, मगर अली ने उसकी बात नज़रअंदाज किए शायान को मारना जारी रखा। शायान शुरू में चुपचाप मार खाता रहा, मगर फिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने एक ज़ोरदार धक्का मारते अली को नीचे गिरा दिया। बहुत हाथ चलने लगे हैं ना तुम्हारे? ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। शायान अब गुस्से में उसे ज़मीन पर पटखे पीटने लगा, तो हानिया हिम्मत करके चलती हुई शायान के सामने आई। इसे छोड़ दें प्लीज़, देखें इसका खून निकल रहा है, प्लीज़ इसे छोड़ दें मेरी खातिर। वो हाथ जोड़ते हुए बोली तो शायान ने उसे देखा, फिर उसकी बात का मान रखते रुक गया, जबकि हानिया रोते हुए अली के पास घुटनों के बल बैठी और उसका चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी हाथापाई करने की? देखो अपने मुंह का क्या हशर कर लिया है तुमने। उठो, हम वापस चल रहे हैं। ये जगह हमें रास नहीं आई। जब से आए हैं कोई ना कोई हादसा ही हो रहा है, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए। उसने फैसलाकुन लहजे में कहा तो अली उसका हाथ पकड़ते खड़ा हुआ और शायान के सामने आया। तुम 100 बार भी जिंदगी पालोगे तब भी हानि तुम्हें नज़रअंदाज करके मेरे ज़ख्म ही साफ करेगी। इसलिए जो खुशफहमियाँ तुमने पाल ली हैं उन्हें अपने दिल से निकाल दो, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। उसने गुरूर से कहा तो शायान की शिकायती निगाहें हानिया पर जा ठहरी, जो तकलीफ से शायान के ज़ख्मों को देख रही थीं। उसके बस में नहीं था कि वो शायान के ज़ख्मों पर मरहम रखती, मगर उसकी आंखों से बेबसी के चंद आंसू टूटकर गालों पर बिखर गए थे। वो तुमसे और तुम्हारी जुनूनियत से डर रही है, मगर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी अक्ल पर पर्दे पड़े हैं। शायान ने जवाब दिया तो हानिया ने सर झुकाते अपने आंसू साफ किए। अली उसे बाजू से पकड़ते अपने साथ खींचते बाहर ले गया, जबकि हानिया ने पलटकर शायान को देखा था, जो नम आंखों से उसे ही देख रहा था। तुम तीनों को यहाँ लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज के बाद तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी। अजीब मुसीबत है। अली गुस्से से गाड़ी में सामान रखते उन तीनों को झड़क रहा था जब हानिया चक्कर खाकर लड़खड़ाई। क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ अब ये ड्रामे यहाँ मत शुरू करना। तुमने भी अजीब तमाशा लगाया हुआ है, हर जगह बेहोश हो जाती हो। चुप करके गाड़ी में बैठो, और अब अगर तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानिया को कमज़ोर हालत में देखकर अली ने उसे तंबीह की तो ज़ारा ने हानिया को सहारा दिया। चुप हो जाओ यार, इसकी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से तुमने अपना रेडियो चलाया हुआ है। ज़ारा ने उसे चुप करवाया। मुझे बाथरूम जाना है, तभी हानिया ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मैं इसे ले जाती हूँ, तुम लोग बैठो, ज़ारा ने कहा और हानिया का हाथ पकड़े उसे होटल के कमरे में ले आई। मगर वो जैसे ही बाथरूम से निकली तो शायान कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर आया। ज़ारा और हानिया दोनों डरकर अपनी जगह से खड़ी हो गईं। क्या मैं 2 मिनट हानिया से अकेले में बात कर सकता हूँ? शायान ने ज़ारा से पूछा तो वो हानिया को देखने लगी जैसे उससे इजाज़त चाहती हो, मगर जब उसने हानिया की आंखों से आंसू बहते देखे तो वो उसके दिल की हालत समझकर खुद ही कमरे से बाहर निकल गई। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरी वजह से अपना ट्रिप क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मुझसे कहो, मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि एक हंसती खेलती लड़की यहाँ से रोती हुई वापस जाए। मुझे तुम्हारे आंसू बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं हानिया, प्लीज़ कुछ तो बोलो। वो बात का आगाज़ करते हानिया के करीब आया तो इस बार वो डरकर पीछे को खिसकने की बजाय नम आँखों से शायान को देखती रही। वो क्राउन आपने दरवाजे पर रखा था ना? कुछ लम्हों बाद उसने सवाल किया तो शायान ने अपने होठों पर ज़बान फेरते सर को खम दिया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को अधूरा जाते नहीं देख सकता। जब तुम उस शॉप पर अली से क्राउन के लिए ज़िद कर रही थी तब मैं वहीं खड़ा था, इसलिए जब तुम शॉप से निकली तो मैंने क्राउन खरीद लिया। वो तुम्हारे लिए ही बना है क्योंकि तुम उसे पहनकर मेरे दिल की मलिका लगती हो। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो हानिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी आपके बारे में सोचने लगी थी, और जब वो क्राउन आपने मेरे हाथों में रखा था तब भी मुझे शक हुआ था कि इस सब के पीछे आप हैं, और आपकी आंखें समझ आने लगी थी मुझे। जब भी आप मुझे देखते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मेरा दिल चाहता था कि आप मुझे देखते ही रहें, मगर मुझे अपने दिल की हालत समझ ही नहीं आ रही थी। और उस वक्त जब मैं पहाड़ से गिरी और आपने मुझे थामा तो मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो चुके हैं। और हॉस्पिटल में जब अली ने आपको मारा तो मेरा दिल चाहा मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। आप जानते हैं वो चची को सब बता देगा, फिर मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो ज़ारो कतार रोते अब अपने जज्बात का इजहार करते मोहब्बत से शायान का चेहरा थामे उसके ज़ख्म देख रही थी, जबकि वो खुशगवार हैरत लिए शायान हानिया को देखता रहा जिसने उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी। कुछ मुश्किल नहीं होगा मेरी जान, और रोना बंद करो, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इधर बैठो। शायान ने उसे बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठाया और ख़ुद घुटनों के बल ज़मीन पर उसके सामने बैठा।
हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। तुम मुझे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दो, मैं तुमसे राब्ता करूँगा और तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। मेरे वालिदैन तो वैसे भी मेरी शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा। बस तुम ये बात घर में किसी को ना बताना। वो अब उसे सरगोशी के अंदाज में कुछ समझा रहा था, जबकि हानिया अपने आंसू साफ करते खुशी से उसे देखने लगी। सच में हमारी शादी हो जाएगी? कितना अच्छा हो जाएगा कि मेरा शौहर इतना बहादुर होगा और सारे चूहे छिपकलियां पकड़ लेगा। वो बच्चों की तरह पुरजोश हुई तो शायान ने हंसते हुए उसके पास बेड पर बैठते उसे अपने सीने से लगाया, मगर फिर उसे याद आया कि ज़ारा बाहर खड़ी है, तो वो उठा। चलो अब तुम जाओ, और अब रोना नहीं, और अपने कज़िन से दूर ही रहना, वो मैं थोड़ा सा जेलस होता हूँ उससे, शायान ने कहते हुए मासूम सूरत बनाई तो वो मुस्कुरा दी। वो मेरे भाइयों जैसा है और उस पर जितना मर्जी गुस्सा कर लूं, लेकिन वो मेरे लिए अहम है, ये बात आपको हजम करनी पड़ेगी। भाई बहनों को बहुत अजीज होते हैं, इसने शायान को समझाना चाहा। वो तुम्हारा भाई है, ये बात अगर उसे पता चल गई तो वो खुदकुशी कर लेगा, शायान ने कहा तो वो हंसते हुए बाहर निकली, जहां ज़ारा उनकी सारी बातें कान लगाकर सुन चुकी थी। तुम डॉक्टर शायान को पसंद करती हो, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? वो उसका बाजू पकड़े नाराजगी से बोली, तो हानिया ने मुस्कुराकर पलटते शायान को देखा। मुझ पर खुद ये इंकिशाफ बहुत देर से हुआ है, लेकिन प्लीज़ तुम अली को कुछ न बताना, वो मेरा जीना हराम कर देगा। हानिया ने इल्तिजा की तो ज़ारा ने उसके सर पर थप्पड़ मारा। नहीं बताऊंगी, बस अब तुम ये सारा मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी, उसने कहा तो हानिया ने हैरत से उसे देखा। सच में? खुशी से फूली। मुझ, ज़ारा ने कहा, और फिर वो दोनों बाहर आ गईं, जहां गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। वापसी का सारा रास्ता हानिया शायान के बारे में सोचती रही कि शायद वो मरी सिर्फ इसलिए लाई गई थी कि उस पर मोहब्बत का ये हादसा इस ज़मीन पर पेश आना था। उन्हें घर आए 1 हफ्ता हो चुका था। हानिया दानिस्ता तौर पर अली से दूर रहने लगी थी, जबकि वो भी उससे नाराज़ था। उस रोज़ जब वो दिन के 11 बजे सोकर उठी तो ज़ारा और इकरा भागती हुई उसके पास आईं। तुम्हारा रिश्ता आया है और अम्मी को ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। ताया जी भी फैसला लेने के करीब हैं, शायद उन्हें भी ये रिश्ता समझ आ गया है। तुम्हारी क्या राय है? इकरा ने उसे छेड़ते हुए पूछा तो वो शर्मा गई। वो भी साथ आया है? उसने पूछा तो ज़ारा का कहकहा बुलंद हुआ। वो कौन? डॉक्टर शायान? उसने हानिया को छेड़ते हुए पूछा, मगर उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला और अली गुस्से से बिफरा अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस लड़के को घर तक ले आई हो? इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई है तुम में कि तुम हम सब की आंखों में धूल झोंको? बोलो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने इकरा और ज़ारा को धक्का देकर पीछे करते एक जोरदार थप्पड़ हानिया के चेहरे पर मारा तो वो सुन्न होकर रह गई। उसकी सांस हलक में ही अटक गई और वो सुर्ख आंखों से अली को देखने लगी, जिसने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया था। अली? उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर वो अब उसके दूसरे गाल पर तमांचा रसीद कर चुका था। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मेरी माँ ने तुम्हें पाला। ताया तो सारा वक्त ऑफिस में बिजी रहते हैं, तुम्हें बाप का प्यार भी मेरे बाप ने दिया, और तुम इतनी एहसान फरामोश हो कि मुझे छोड़कर उस 2 दिन के मिले लड़के से शादी करना चाहती हो। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? क्या कमी छोड़ी है मैंने तुमसे दोस्ती में? बोलो, खामोश क्यों हो? वो उसका बाजू दबोचे अपने एहसानात जताते पूछ रहा था, जब बाकी सब लोग शोर सुनकर कमरे में आ गए। उनमें शायान और उसके वालिदैन भी थे। ये तुम क्या कर रहे हो अली? पागल तो नहीं हो गए? बहन पर हाथ कौन उठाता है? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? सबसे पहले आगे बढ़ने वाली सकीना बेगम थीं, जिन्होंने अली को हानिया से दूर किया। बहन नहीं है ये, मेरी कज़न है, और एक बात आप कान खोलकर सुन लें, अगर आप लोगों ने उसकी शादी उस शायान से करवाई तो मैं इन दोनों को आग लगा दूंगा, उसने चीख कर कहा तो चचा आगे बढ़ते उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अपनी बकवास बंद करो, और तुमने आज जो हरकत की है उसके बाद मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है, चचा ने गुस्से से कहा। मगर शायान के माँ बाप ये तमाशा देखकर अब शायान को देख रहे थे। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते। जिस घर के मर्द अपनी औरतों पर हाथ उठाते हों, हमें उस घर से कोई रिश्ता नहीं बनाना। शायान की अम्मी ने फैसला किया तो सबने एक साथ उन्हें देखा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? इसमें हानिया का क्या कसूर है और मेरी क्या गलती है? क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे रही हैं आप मुझे? शायान ने पूछा तो हानिया रोते हुए चंद कदम चलकर शायान की अम्मी के सामने आई। उसके चेहरे पर अली की उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। उसने एक नज़र शायान पर डाली, फिर उसके वालिदैन के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं बहुत गुनहगार हूँ,
बहुत बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने शायान से सच्ची मोहब्बत की है। बल्कि मोहब्बत की कहाँ जाती है, ये तो बस हो जाती है। और मुझे भी शायान से मोहब्बत हो गई है। मैं उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। शायद मैं बहुत बेशर्म हूँ जो इस तरह आप सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे बताएं मैं क्या करूँ? सारी जिंदगी माँ बाप की शफकत के लिए तरसती रही हूँ। हसरत से ज़ारा और इकरा को देखती रही हूँ, जिनके पास ना सिर्फ माँ है बल्कि एक मोहब्बत करने वाला बाप भी है। और मेरे बाबा, उसने रोते हुए बाबा को देखा जो खामोश तमाशाई बने खड़े थे। उन्होंने मुझसे न जाने क्यों लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। मैं उनकी तवज्जो के लिए तरसती रह गई, मगर कभी उनकी तवज्जो हासिल न कर सकी। और अब जब मुझे शायान मिला तो मुझे लगा कि मेरी सारी महरूमियाँ ख़त्म हो गई हैं। प्लीज़ आप मेरी शादी शायान से करवा दें, वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ बाबा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। वो शायान के वालिदैन की मिन्नत करने के बाद बाबा के कदमों में बैठी तो शायान तड़प उठा। उसने आगे बढ़कर हानिया को उठाना चाहा, मगर बाबा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उठो। फिर उन्होंने खुद झुककर हानिया को उठाया और उसके सर पर हाथ रखा। तुम इस आदमी से इतनी मोहब्बत करती हो कि इसके बगैर मर जाओगी? उन्होंने पूछा तो हानिया ने शायान को देखा, फिर सर इस बात में हिला दिया। ठीक है, यहाँ बैठो, मैं मौलवी साहब को बुलाता हूँ, वो तुम दोनों का निकाह पढ़वा देंगे। लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं, और मैंने जानबूझकर तुम्हें कभी नज़रअंदाज नहीं किया। बस तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया, वरना हर बात अपनी बेटी से मोहब्बत करता है। बाबा ने जिंदगी में पहली बार उसे मान दिया तो वो शिद्दत जज्बात से उनके सीने आ लगी। लेकिन ताया, अली ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर सकीना बेगम उसके मुंह पर थप्पड़ मारते उसे बाजू से घसीटते बाहर ले गईं। चचा भी उनके पीछे आ गए ताकि अली की अक्ल ठिकाने लगा सकें, जबकि हानिया कितनी ही देर बाबा के सीने से लगी सिसकती रही। कुछ देर बाद उनका निकाह करवा दिया गया और शायान की जिद पर रुखसती भी हो गई, क्योंकि उसे वापस मरी जाना था। उसने अब मरी में अपने लिए छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था, ताकि जब तक अस्पताल का काम खत्म नहीं होता वो हानिया के साथ वहां रह सके। रुखसती के वक्त वो सबसे मिलकर फारिग हुई तो उसकी नज़र अली पर पड़ी, जो सबसे आखिर में सर झुकाए खड़ा था। उसकी नाक जख्मी थी, शायद चचा ने उसकी सख्त पिटाई की थी। हानिया धीरे से चलते उसके सामने आई। तुम मुझे कितने प्यारे हो अली, ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर तुमने रिश्तों की हुदूद का ख्याल ही नहीं रखा। तुमने ये समझा ही नहीं कि औरत पर हाथ नहीं उठाते। तुमने सिर्फ मुझे हासिल करना चाहा, मेरी मर्जी के बगैर मुझे पाना चाहा, हालांकि मोहब्बत ऐसी नहीं होती। तुम्हें पता है मुझे शायान कब अच्छा लगा था? उसने पूछा तो अली ने नज़रें उठाकर उसे देखा। जब उसने मुझसे पूछा कि तुम अली को पसंद करती हो, ये मुझसे मोहब्बत करता था, मगर इसने ज़बरदस्ती मुझ पर सवार नहीं होना चाहा, बल्कि हमेशा मेरी मर्जी जानी कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हारी तरह ये मुझे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर नहीं भागा, ना इसने मेरे आंसू देखकर ये कहा कि मैं ड्रामे करती हूँ। वो अकीदत से शायान को देखते बोली तो अली का झुका सर शर्मिंदगी से मज़ीद झुक गया। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें अपनी मलकियत समझने लगा था, हालांकि तुम शायान जैसे इंसान को ही डिज़र्व करती हो, जो मेरी तरह बुज़दिल ना हो। लेकिन हानी, उसने दर्द से हानिया को पुकारा। जिन लड़कों की तरबियत बहनों में होती है वो थोड़े से बुज़दिल तो हो ही जाते हैं। अगर बुज़दिली ही मेरा कसूर थी तो इसकी इतनी बड़ी सज़ा डिज़र्व नहीं करता था मैं। खैर, खुश रहो और मुझे इस हैवानगी के लिए मुआफ़ कर देना। तकलीफ से कहते उसने हानिया के चेहरे की तरफ इशारा करते दोबारा मुआफ़ी मांगी तो वो मुस्कुरा दी। मुआफ़ किया, लेकिन अब तुम उदास नहीं होगे, ओके? उसने कहा तो अली मसनूई मुस्कुराया। ज़रूर, वो कहकर वहाँ रुकने के बजाय तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि हानिया ने गहरा सांस लिया कि वो अली की तकलीफ़ समझ सकती थी। फिर वो शायान का हाथ थामे बाहर आ गई, जहाँ उसे मरी की तरफ रवाना होना था। वाह, ये जगह कितनी हसीन है। उस दिन तो मैं गिर ही गई थी, लेकिन आज यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शायान का हाथ थामकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ते वो खुशी से खिलखिलाई तो वो उसे साथ लिए वहीं बर्फ पर बैठ गया, जहाँ से दूर तक शहर नजर आता था। क्योंकि ये जगह तुम्हें मेरे साथ देखनी थी, इसलिए। वैसे उस दिन तो तुम खुद गिरी थी, लेकिन अगर आज मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दूं तो कितना मज़ा आएगा ना। शायान ने उसे छेड़ा तो वो उसे घूरने लगी। अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन पहाड़ से नीचे फेंकता है? वैसे ये कोई इतना ऊंचा पहाड़ है भी नहीं, लेकिन मैं नाजुक हूं ना, मुझे लग जाती है। वो एक ख़ास अदा से बोली तो शायान हंसने लगा। हाँ, बहुत नाजुक हो तुम, चूहे देखकर दीवार से चिमट जाती हो। शायान ने उसे पुरानी बात याद करवाई तो वो मुंह बसोर गई।
चिमटी तो मैं आपके साथ भी थी, लेकिन आपको बस दीवार याद रह गई। वैसे जिंदगी कितनी गैर मुतवक्के है ना। मतलब किसको पता था कि मैं यहाँ सैर करने आऊँगी और मुझे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोली और फिर उसने शायान के शाने पर सर रख लिया। मोहब्बतें भी मौत की तरह होती हैं। जिस मकाम पर उन्हें नाजिल होना होता है वो अपने शिकार को वहाँ तक ले ही आती हैं। लेकिन पता है, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क हो, मेरी कुल कायनात, मेरी मताए हयात, सब कुछ हो तुम मेरा। वो मोहब्बत से उसका हाथ थामकर अपने होंठों से लगाते बोला तो हानिया उसके लम्स पर शर्म से उसके कंधे में चेहरा छुपा गई। तुम शर्माती भी हो? वो हैरान हुआ तो हानिया ने नाराज़गी से उसे देखा। क्यों, मैं लड़की नहीं हूं क्या जो शर्माऊंगी नहीं? हर कोई आपकी तरह बेशर्म नहीं होता। वो ताना मारते बोली तो शायान ने उसकी नाक खींची जो सर्दी की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। हाँ, सब घर वालों के सामने मोहब्बत के किस्से तो मैं सुना रहा था ना। वैसे जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमारी शादी कैसे हुई तो हमारे पास उन्हें सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी होगी कि कैसे उनकी मामा उनके बाबा के लिए उनके नाना के कदमों में गिर गई थीं। शायान ने मज़े से कहा तो हानिया ने उसकी कमर में घूंसा मारा। खबरदार, जो आपने बच्चों के सामने मेरी इस हरकत का जिक्र किया, मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। वो गुस्से से बोली तो शायान ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे ज़रा सा धक्का देकर बर्फ़ पर गिराया और ख़ुद उसकी पेशानी पर झुकते बोसा दिया। तो हानिया ने उसकी पेशरफ्त पर आंखें बंद कर लीं कि वो मोहब्बत की महर महसूस करना चाहती थी। आई लव यू सो मच। उसे बोसा देने के बाद वो उसके साथ ही लेटा तो हानिया ने उसके बाजू पर सर रखते उसके सीने में मुंह छुपा लिया। आई लव यू टू माई डियर हस्बैंड, उसने शर्मा कर कहा तो पहाड़ की उस बर्फीली चोटी पर बादलों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया कि मोहब्बत के दो फरीक़ैन के मिलन पर उसे खूब बारिश बरसानी थी। और डॉक्टर शायान और हानिया की मोहब्बत की कहानी ऐसी ही तो थी कि उनके मिलाप पर सारी कायनात खुशी से रक़्स करती।